क्या आपने कभी अपनी डिजिटल विरासत के बारे में ऐसे सोचा था? ये हमें साफ साफ दिखाता है कि इतिहास को असली मायने में कैसे बचाया जाना चाहिए। जरा लॉस्ट मीडिया या खो जाने वाले डेटा के ये अनुमानित आंकड़े देखिए। ये वाकई डराने वाले हैं। जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा हो रहा है, खोने वाले डेटा की रफ्तार भी तेज हो रही है। अगर हम 2026 को बेसलाइन मानकर चलें तो 2030 तक ये लॉस्ट मीडिया सीधा 2 गुना हो जाएगा और 2035 तक इसके 4 गुना होने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि डिजिटल क्षय यानी डिजिटल डिक्के की समस्या कम नहीं हो रही, बल्कि दिन ब दिन और विकराल रूप ले रही है। इसलिए ऐसी आर्काइविंग पहलों की अहमियत आज पहले से कहीं ज्यादा है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम जिसे बस एक मामूली सा ट्वीट, एक नॉर्मल सा मीम या रोजमर्रा की कोई वीडियो क्लिप मानकर स्क्रॉल कर देते हैं, क्या पता दशकों बाद वही चीज एक दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाए। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जो डिजिटल पदचिह्न छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में उनकी क्या अहमियत होगी। द डिजिटल आर्काइव ऑफ इन्फिनिट क्यूरियोसिटीज सिर्फ हमारे अतीत को नहीं बचा रहा, ये कल के भविष्य के लिए आज के इतिहास को संजो कर रख रहा है। अगर हम एक वायरल कलाकृति की लाइफ साइकिल को देखें ना, तो डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। मान लीजिए एक चीज 1998 में बनती है, 2001 आते आते वो इंटरनेट पर हर जगह छा जाती है, एकदम पीक पर। लेकिन फिर क्या होता है, 2006 में सर्वर डाउन और वो चीज हमेशा के लिए गायब। ये एक तरह की डिजिटल मौत है। पर अच्छी बात यह है कि 2012 में आर्काइव द्वारा उसे ढूंढकर बचा लिया जाता है। अगर ये रेस्क्यू सही समय पर ना हो तो हमारे इंटरनेट का इतिहास बहुत ही आसानी से खत्म हो सकता है। यहां पर लीड आर्काइवल क्यूरेटर की कही गई एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, हम केवल डेटा नहीं बचा रहे हैं, हम मानव की विशिष्टताओं को डिजिटल एम्बर में जमा रहे हैं। ये डिजिटल एम्बर वाला विचार मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगता है। जैसे करोड़ों साल पहले पेड़ की गोंद या राल में फंसा कोई कीड़ा आज भी हमें एकदम सुरक्षित मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये आर्काइव इंटरनेट की अजीबोगरीब हरकतों, हमारी क्रिएटिविटी और इंसानी बर्ताव को हमेशा के लिए डिजिटल रूप में जमा रहा है। तो ये सिर्फ फाइलों को सेव करने की बात नहीं है, ये हमारे इंसानी इतिहास को सहेजने की बात है। और इस संग्रहालय के जो प्रमुख प्रदर्शन हैं, वो हमें इंटरनेट के भूले बिसरे युग की एकदम साफ झलक दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर जियो सिटीज घोस्ट टाउन। ये इंटरनेट की वो शुरुआती वेबसाइट्स हैं जो अब खंडहर बन चुकी हैं, पर यहाँ इन्हें बिल्कुल ज्यों का त्यों रखा गया है। फिर वो विलुप्त इंटरैक्टिव फ्लैश गेम्स, जिन्हें आज के मॉडर्न ब्राउजर्स पर खेला ही नहीं जा सकता। कीबोर्ड के अक्षरों से बनी शुरुआती एस्की आर्ट और न जाने कितने अनसुलझे इंटरनेट रहस्य भी इस तिजोरी का हिस्सा है। ये सब सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें बताते हैं कि शुरुआत में लोग इंटरनेट पर खुद को कैसे एक्सप्रेस किया करते थे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें पड़ाव पर, संरक्षण का भविष्य। आज के इस टेम्पररी इंटरनेट और एक पक्के स्थायी आर्काइव के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारा आज का इंटरनेट है जो बेहद अस्थायी है, जहां लिंक टूट जाते हैं, सर्वर डिलीट हो जाते हैं और चीजों का संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट हमेशा के लिए खो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है ये स्थायी आर्काइव, जहां डेटा के कई सारे बैकअप्स मौजूद हैं। ऐसा मेटा डेटा है जो कभी नहीं बदलता, और सबसे जरूरी बात, चीजों को उनके सही ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साथ फ्रेम करके रखा जाता है। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही अदृश्य लेकिन कमाल की दुनिया की सैर करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा, एकदम अनंत। लेकिन सच बताऊं, ये असल में बेहद नाजुक है। हर रोज न जाने कितनी ही वेबसाइट्स, कितने ही मीम्स और फोरम्स बस गायब हो जाते हैं, मानो उनका कभी वजूद ही ना रहा हो। अब इस डिजिटल इतिहास को हमेशा के लिए मिटने से बचाने के लिए ना एक विशालकाय डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी आर्काइव के रहस्यों को उजागर करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंसानियत का ये ऑनलाइन इतिहास भविष्य के लिए सहेज कर रखा जा रहा है। शुरुआत इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिए जरा, आपने अपना कोई बहुत पुराना बुकमार्क खोला और सामने सिर्फ 404 एरर यानी पेज नॉट फाउंड लिखा आ गया। कैसा लगता है? वो सिर्फ कोई एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, वो दरअसल एक छोटे से डिजिटल ब्रह्मांड का हमेशा के लिए खत्म हो जाना है। वेब की ये जो आज है कल नहीं वाली फितरत है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिना किसी ठोस बचाव के एक पूरी पीढ़ी का कल्चर, हमारा इतिहास हमेशा के लिए एक डिजिटल सन्नाटे में खो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है द डिजिटल आर्काइव ऑफ इन्फिनिट क्यूरियोसिटीज की। अब इसे कोई आम हार्ड ड्राइव समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी है जिसका बस एक ही लक्ष्य है,
इंटरनेट की उन अजीबो-गरीब, तेजी से गायब होने वाली और सांस्कृतिक रूप से अहम चीजों को सुरक्षित रखना। आसान शब्दों में कहें तो ये आर्काइव इस बात की पक्की गारंटी है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया के अजूबे हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहें। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहला, डिजिटल आर्काइव को खोलना। दूसरा, इन अनंत जिज्ञासाओं को कैटेगराइज करना। तीसरा, आर्काइविंग का असली तरीका। चौथा, प्रमुख कलाकृतियां और प्रदर्शन। और आखिर में संरक्षण का भविष्य। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, डिजिटल आर्काइव को खोलना। 50 पेटाबाइट्स। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। एक पेटाबाइट में 10 लाख गीगाबाइट्स होते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए, अगर आप 50 पेटाबाइट्स की ड्राइव से हाई क्वालिटी म्यूजिक लगातार सुनना शुरू करें ना, तो आपको उसे पूरा सुनने में हजारों साल लग जाएंगे। जी हाँ, तो ये सिर्फ कुछ डेटा का ढेर नहीं है, ये मानवता के डिजिटल युग के हर छोटे बड़े विचार, हमारी बातचीत और हमारी रचनात्मकता का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस 50 पेटाबाइट डेटा के भीतर 2 अरब, जी हां, 2 बिलियन से ज्यादा अलग अलग डिजिटल कलाकृतियां या आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। इसमें इंटरनेट की शुरुआती दिनों की फोरम वाली बातचीत से लेकर ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वीडियो और एनिमेशन शामिल हैं जो अब बंद हो चुके हैं। ये विशाल आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि कितनी बारीकी से हर एक छोटी चीज को यहां सहेजा गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इन अनंत जिज्ञासाओं को कैटेगराइज करना। आखिर 50 पेटाबाइट्स में है क्या? अगर हम इस आर्काइव के डेटा को बांट कर देखें तो 40% हिस्सा टेक्स्ट और फॉरम्स का है, यानी वो लिखित इतिहास जहां शुरुआती इंटरनेट यूजर्स ने आपस में बातें की थी। इसके बाद 30% हिस्सा चित्रों और मीम्स का है, और मीम्स तो आजकल हमारी सबसे तेज और असरदार भाषा बनी गए हैं, है ना। ऑडियो और वीडियो का हिस्सा 20% है, और आखिर का जो 10% हिस्सा है वो इंटरैक्टिव और फ्लैश मीडिया का है। अब भले ये 10% सुनने में छोटा लगे, लेकिन सच मानिए इसमें वो शुरुआती गेमिंग और एनिमेशन कल्चर छुपा है जो आज के इंटरनेट से लगभग पूरी तरह मिट चुका है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आर्काइविंग का तरीका। मतलब ये सब सेव कैसे होता है। किसी भी गायब हो सकने वाली डिजिटल चीज को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की प्रक्रिया इन 4 सख्त कदमों से होकर गुजरती है। पहला कदम है खोज और क्रॉलिंग, जहां इंटरनेट के अंधेरे कोनों को बारीकी से छाना जाता है। फिर दूसरा कदम आता है सत्यापन, ये पक्का करने के लिए कि खोजी गई चीज वाकई दुर्लभ और महत्वपूर्ण है भी या नहीं। तीसरा और सबसे क्रिटिकल कदम है मेटा डेटा टैगिंग, क्योंकि देखिए बिना सही टैग के तो कोई भी डेटा बस कचरे जैसा है जिसे आप बाद में कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और आखिर में आता है स्थायी इंजेक्शन, जहां इस डेटा को एक डिजिटल तिजोरी में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है ताकि इसे कभी डिलीट न किया जा सके। अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए 2 अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है। एक तरफ हमारे पास हैं ऑटोमेटेड वेब क्रॉलर्स। ये ऑटोमेटिक बॉट्स होते हैं जो बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेट के पन्नों को कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है मैनुअल क्यूरेटर सबमिशन, जो इंसानों द्वारा किया जाता है। इसकी स्पीड थोड़ी धीमी होती है, डेटा भी कम आता है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात जुड़ती है वो है गहरा सांस्कृतिक संदर्भ। भाई एक मशीन ये कैसे समझेगी कि 2010 का कोई खास मीम या चुटकुला उस वक्त इतना वायरल क्यों था। ये काम तो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। और इन दोनों तरीकों का यही बैलेंस इस आर्काइव को इतना पावरफुल बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, प्रमुख कलाकृतियां और प्रदर्शन। आइए जूम इन करके देखते हैं कि इस वॉल्ट के अंदर आखिर रखा क्या है।